बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल के नर्स में। कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था वोटिंग की शक्ल में कि आप लोग कौन से पास पेपर पर वीडियो चाहते हो। तो मोस्ट स्टूडेंट ने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हवाले से वोट किए थे और कमेंट किए थे कि सर प्लीज़ हमारे साथ ये वीडियो शेयर करें। तो फिर जब मैंने 2021 का पास पेपर शेयर किया फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, तो स्टूडेंट ने बहुत लाइक किया और कमेंट भी किए और कहा कि दोबारा हमारे साथ न्यू पेपर को शेयर करें 2017 का। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के 2017 के पास पेपर को। और आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं सिर्फ आंसर की नहीं बताता, बल्कि जहां पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत हो और कंसेप्ट देने की ज़रूरत हो तो फिर मैं कंसेप्ट देने की भी कोशिश करता हूं। तो आप लोग देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर कुछ MCQs को क्लिक किया है, आंसर की क्लिक किए है लेकिन कुछ नहीं किए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQs शेयर करूँ। अगर ना हो सके तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, द नर्सिंग प्रोसेस इज यूटिलाइज टू डैश। नर्सिंग प्रोसेस किसके लिए यूटिलाइज किया जाता है या पर्पस क्या है? ऑप्शन ए, प्रोवाइड अ सिस्टेमिक, ऑर्गेनाइज्ड and comprehensive approach to meeting the needs of the client. Option B, encourage the family to make a decision regarding patient care. Option C, increase the involvement of the healthcare professionals in the decision making. Option D, none of the above. The right option is option A. It provides a systemic, organized and comprehensive approach to the meeting needs of the client. तो ये नर्सिंग प्रोसेस का डेफिनेशन है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत इजी MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन नॉन्स टू हैव अ रोल इन द वोंड हीलिंग। कौन सा विटामिन वोंड हीलिंग में रोल प्ले करता है, फंक्शन प्ले करता है? ऑप्शन सी, विटामिन सी, बिकॉज विटामिन सी हैव एस्कॉर्बिक एसिड विच प्ले रोल इन द वोंड हीलिंग। इसके अलावा विटामिन ए भी रोल प्ले करता है, लेकिन जो मेन विटामिन है वो विटामिन सी है। अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जेक्टिव डेटा माइट इंक्लूड डेट। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा डेटा होता है? जब डॉक्टर या नर्स ऑब्जर्व करे पेशेंट में कि ये पेशेंट में ये साइन एंड सिम्टम है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन कलर या लेबोरेटरी टेस्ट या दूसरे वाइटल साइंस, तो ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा है। तो यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा है? एन एवोल्वेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। जी हाँ, BP को चेक करना ऑब्जेक्टिव डेटा में आता है। इसके अलावा जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है, चेस्ट कंप्लेन या चेस्ट पेन या कंप्लेन ऑफ द डिजीनेस, ये सारे हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, सबकटिनियस रूट इन अप्रोप्रिएट रूट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम सबकटिनियस रूट कौन से मेडिसिन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो जिसके ज़रिए हम मेडिसिन दे सकते हैं? ऑप्शन डी, इंसुलिन को हम सबकटिनियस रूट के ज़रिए देते हैं। दूसरी जो एंटीबायोटिक है या लेक्सेटिव है या इनिमा है, ये सारे हमारे पास दूसरे रूट्स में हम का इस्तेमाल कर रहे थे इन सारे मेडिसिन को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत इजी MCQs है। अ पेशेंट आस्क यू विच विटामिन इज बेस्ट फॉर आई साइट, एज अ नर्स योर रिस्पॉन्स मस्ट बी इज डैश। कौन सा विटामिन बेस्ट है आई साइट के लिए? विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 6, गोल सेटिंग अकर ड्यूरिंग विच पेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस के कौन से पेज में गोल सेट किए जाते हैं? ऑप्शन बी, प्लानिंग में। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द प्लेबाइटिस एक्सेप्ट डैश। सारे हमारे पास प्लेबाइटिस के साइन एंड सिम्टम्स है लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं है? पहले तो अपने साथ ये नोट कर ले कि प्लेबाइटिस कैसे कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन को हम प्लेबाइटिस कहते हैं। और कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है? अ पेन और डिस्कम्फर्ट एट द IV इंजर्शन साइड, बिल्कुल ये एक साइन एंड सिम्टम है प्लेबाइटिस का। ऑप्शन बी, एडेमा एंड वार्मथ एट द IV इंजर्शन साइड, ये भी राइट है। ऑप्शन सी, अ राइट स्टिक एग्जिस्टिंग एट द IV इंजर्शन साइट, ये भी राइट है। ऑप्शन डी, फ्रैंक ब्लीडिंग एट द इंजर्शन साइड। तो फ्रैंक ब्लीडिंग का मतलब होता है कि रेक्टम से ब्लीडिंग का स्टार्ट होना, तो ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। तो सारे हमारे पास प्लेबाइटिस के साइन एंड सिम्टम है लेकिन फ्रैंक ब्लीडिंग एट द इंजर्शन साइड रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, an infected patient has chills and began shivering, the best nursing intervention is to dash। तो जब कोई पेशेंट चिल्स एंड शेवरिंग करते हैं तो बेस्ट इंटरवेंशन नर्स कौन सा कर सकता है? ऑप्शन ए, अप्लाई आइस कूल स्पॉन्जेस, नो। प्रोवाइड इंक्रीज कूल लिक्विड, नो। प्रोवाइड एडिशनल बेड क्लॉथ, जी हाँ, राइट ऑप्शन इज
ऑप्शन सी प्रोवाइड एडिशनल बेड क्लॉथ, एडिशनल क्लॉथ आप प्रोवाइड करें पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 9, डार्क रेड, ब्लैक और टेरी कलर स्टूल इंडिकेट एंड डैश पेशेंट। ये हमने पिछले पास पेपर में भी सोल्व किया था और यहाँ पर भी रिवाइज हुआ है कि डार्क रेड या ब्लैक और टेरी, टेरी का मतलब है स्टिकी कलर स्टूल इंडिकेट इन विच इन्फेक्शन अपर जीआई ब्लीडिंग। तो जब पेशेंट को अपर जीआई ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर कलर का स्टूल किस तरह होगा, डार्क रेड, ब्लैक और टेरी कलर्ड। ओके, ये राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 10, in which step of the nursing process would the nurse ask the patient if the medicine she administered relieve his pain or not? तो कौन सी नर्सिंग प्रोसेस के पेज में नर्स पूछ सकता है पेशेंट से कि आपको कुछ रिलीफ मिला या नहीं? ऑप्शन डी, एवोल्वेशन में। एवोल्वेशन में हम एवोल्वेट करते हैं कि पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। राइट ऑप्शन डी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर अ क्लाइंट असेसमेंट द नर्स सस्पेक्ट हाइपोक्सीमिया, दिस इज बिकॉज विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। एक पेशेंट को हाइपोक्सीमिया कंसीडर किया जा रहा है, यानी कि जिसके ब्लड में ऑक्सीजन कम हो, ये किसकी वजह से? ऑप्शन ए रेस्टलेसनेस, ऑप्शन बी ब्रेडेपनिया, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। राइट ऑप्शन इज बी ब्रेडेपनिया, जिसका मतलब होता है कि जब कोई पेशेंट नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न से कम ऑक्सीजन ले, यानी कि कम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करे, इसको हम ब्रेडेपनिया कहते हैं, जिसकी वजह से हाइपोक्सीमिया डेवलप होता है। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 12, PRN is a term which is used in the administration. The PRN refer as dash. PRN का मतलब होता है ऑप्शन बी when necessary, और इस तरह भी कह सकते हैं as needed। तो जब किसी मेडिसिन की ज़रूरत पड़े किसी पेशेंट के लिए तो इसको हम PRN कहते हैं या when necessary और as needed कहते हैं। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 13, nurse Peter is making NCP for his patient. After collection of the data, he knows that all of the following are the subjective data except dash। तो सारे हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा है लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी ब्लू नील्स। ब्लू नील्स जो है, ब्लू नील्स, ये नील्स हमारे पास ऑब्जर्वेबल है, डॉक्टर और नर्स ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। बाकी जो चेस्ट पेन है, एंजाइटी है, हेडेक है, ये सारे हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा में आते हैं। राइट ऑप्शन इज बी ब्लू नील्स। क्वेश्चन नंबर 14, एन्यूरेसिस इज डिफाइंड एज डैश। एन्यूरेसिस का क्या मतलब है? ऑप्शन सी इनवॉलंटरी लॉस ऑफ द यूरिन एट नाइट, जिसको हम बेड वेटिंग भी कहते हैं, यानी कि जब इनवॉलंटरी यूरिन पास हो जाए ड्यूरिंग नाइट, इसको हम एन्यूरेसिस कहते हैं। बाकी जो पस इन द यूरिन है, इसको हम पायूरिया कहते हैं, PYURIA, पायूरिया, यानी कि पस इन द यूरिन। और डिफिकल्टी इन द यूरिन को हम क्या कहते हैं? डिसयूरिया। ये सारे हमारे पास टर्म्स है, अपने साथ नोट कर ले। और एयूरिया कैसे कहते हैं? रिटेंशन ऑफ द यूरिया, एन्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 15, अ पल्स रेट लोअर देन 60 इज डैश ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है जब पल्स रेट 60 से कम हो, और जब 60 से 60 to 100 यानी 100 से ज़्यादा हो, उसको हम टेकीकार्डिया कहते हैं। और टेकेपनिया किसे कहते हैं? जब ब्रीथिंग पैटर्न ज़्यादा हो जाए। और ब्रेडेपनिया कैसे कहते हैं? जब ब्रीथिंग पैटर्न कम हो जाए। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, बहुत ही एमसीक्यूज है। इन इरिवर्सिबल अल्टरेशन इन द बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लीड टू विच टाइप ऑफ द इलनेस। तो कौन से टाइप्स में हमारे पास नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर या फंक्शन को रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है? ऑप्शन बी, क्रोनिक इलनेस के केस में बॉडी के स्ट्रक्चर या फंक्शन को रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। राइट ऑप्शन इज बी, क्रोनिक इलनेस। क्वेश्चन नंबर 17, द इनएबिलिटी ऑफ द एनल स्फिंक्टर टू कंट्रोल द डिस्चार्ज ऑफ द फीसिस इज नोन एज डैश। तो जब हमारे पास एनल स्फिंक्टर इनेबल हो जाए, यानी कि कंट्रोल नहीं कर सकते फीसिस को, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनकॉन्टिनेंसी। राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस का एग्जाम्पल कौन सा है, यानी कि इरिवर्सिबल है? ऑप्शन ए अस्थमा। अपने साथ नोट कर ले, अस्थमा इज अ क्रोनिक इलनेस। क्वेश्चन नंबर 19,
थिनेटोलॉजी इज द नॉमिनल स्टडी ऑफ डैश। ये एमसीक्यूज भी पिछले पास पेपर में रिवाइज हो चुका है, डायरेक्टली एमसीक्यूज रिवाइज हो चुका है कि थिनेटोलॉजी का मतलब क्या होता है। थिनेटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द डेथ एंड डाइंग प्रोसेस। थिनेटोलॉजी इज द नॉमिनल स्टडी इन विच वी स्टडी अबाउट द डेथ एंड डाइंग। अपने साथ नोट कर ले, THANATOLOGY, थिनेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करने से पहले जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में डिस्कस करें या कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो कौन से पास पेपर होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कौन सा पास पेपर डिस्कस करूं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। जी डियर तैयम अली, डियर अफनान, डियर एहसान, डियर इब्राहिम, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हमारे पास आगे टोटल 12 एमसीक्यूज रहते हैं इस पार्ट में। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम फिर 70 तक डिस्कस करने वाले हैं। जी कमेंट किया तो चलो आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अ पर्सन सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ बीइंग अनहेल्दी टर्म इज डैश। ये भी पिछले पास पेपर का एमसीक्यूज है कि वो कौन सा टर्म है जिसमें बंदा फील करता है कि मैं अनहेल्दी हूँ या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। ऑप्शन सी इलनेस में। और डिजीज़ में क्या होता है कि जब उसके ऑर्गन या किसी बॉडी का पार्ट डैमेज हो या रियली उससे कोई डिजीज़ हो तो उसको हम डिजीज़ कहते हैं। और इलनेस में बंदा फील करता है कि मैं अनहेल्दी हूँ। जी क्वेश्चन नंबर 20, द डिजीज़ हैविंग प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन एंड ग्रेजुअल साइन एंड सिम्टम इज नॉन एज डैश, क्रोनिक डिजीज़। हमने क्वेश्चन नंबर 16 में ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये प्रोलॉन्ग और इरिवर्सिबल डिजीज़ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रोनिक डिजीज़। और एक्यूट में क्या होता है, 2 to 7 वीक में जब कोई डिजीज़ ट्रीटेबल होता है तो उसको हम एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। और क्रोनिक में जब बहुत प्रोलॉन्ग डिजीज़ हो। क्वेश्चन नंबर 20, bereavement is a specific type of grief which is related to death। ये अपने साथ नोट कर लिए। बेरेवियंट का मतलब होता है लॉस ऑफ द ह्यूमन बीइंग और डेथ। तो जब किसी रिश्तेदार का डेथ हो जाए या किसी अपनों का तो बंदा सैड फील करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बेरेवियंट। बेरेवियंट अपने साथ नोट कर ले, लॉस ऑफ द ह्यूमन बीइंग और डेथ। क्वेश्चन नंबर 23, नर्स इन चार्ज identify a patient response to actual potential health problems during which step of the nursing process। तो नर्स क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है कि पेशेंट को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है या पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कौन से स्टेप में हम करेंगे। जी राइट ऑप्शन इज बी, डायग्नोसिस में। हम डायग्नोसिस में डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आगे हो सकता है या अभी पेशेंट कौन से प्रॉब्लम के साथ आया है। तो डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, पेशेंट का डायग्नोसिस करते हैं। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज नोन इज द लेडी ऑफ प्लेइंग इन द नर्सिंग हिस्ट्री। कौन सी फीमेल को हम लेडी ऑफ लेम कहते हैं या लेडी विद लेम कहते हैं। ऑप्शन सी, फ्लोरिस नाइटिंगेल को हम लेडी ऑफ लेम कहते हैं। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर दैट प्रिवेंट द क्रॉस कंटेमिनेशन एंड इन्फेक्शंस। ऑप्शन डी, हैंड वॉशिंग। तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है जो कि प्रिवेंट करते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन को या इन्फेक्शन को, उसको हम क्या कहते हैं, हैंड वॉशिंग। क्वेश्चन नंबर 26, द बेस्ट मेथड ऑफ द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द क्लाइंट विद COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज, कोप्ड। तो कौन सा बेस्ट मेथड है कोप्ड पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करना। राइट ऑप्शन इज ए, कैनोला। कैनोला वो कैनोला नहीं वो वेंस वाला, बल्कि ये हमारे पास नेज़ल कैनोला, नेज़ल में दिया जाता है कैनोला। तो ये हमारे पास बेस्ट मेथड है कोप्ड पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने का। ओके जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 27, द मेजोरिटी ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस इन द डैश। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट में मोस्टली या मेजोरिटी डाइजेशन होता है। ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। 90% डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लिख लिया अपने साथ, तो आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर डज द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन स्टार्ट। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होता है। जी ये तो आप मुझे बता दीजिए। कार्बोहाइड्रेट का कहाँ पर स्टार्ट होता है, माउथ में। जी और प्रोटीन का स्टोमक में। जी अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 29, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन डाइजेशन और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड डैश।
बिल्डिंग ब्लॉक या एंड प्रोडक्ट प्रोटीन का क्या है? जब हम प्रोटीन को ब्रेक डाउन करें तो क्या हमें मिलता है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। क्वेश्चन नंबर 30, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रॉन्स नीडेड बाय द बॉडी इन अ वेरी मिनट अमाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? माइक्रोन्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि बहुत कम हमारे बॉडी को रिक्वायर होते हैं। तो हमारे पास कौन से है? ऑप्शन ए पोटाशियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। राइट ऑप्शन इज डी सोडियम। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और भी अपने साथ नोट कर ले, सोडियम, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, जिंक, ये सारे हमारे पास माइक्रो है। दोबारा मैं रिवाइज करता हूँ, सोडियम, कॉपर, जिंक, क्लोरीन एंड आयरन। इन्होंने यहाँ पर आयरन को भी यहाँ पर क्लिक किया है, जो कि गलत है, बल्कि माइक्रो में हमारे पास आयरन भी आता है और सोडियम भी आता है। इसके अलावा मैक्रो हमारे पास कौन कौन से है? इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है, नॉक, NOCK, नॉक। एन का मतलब है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, पोटाशियम, और दूसरी जो हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, वो तो वैसे भी हमारे पास मैक्रो है। तो ये सारे हमारे पास मैक्रो है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा आता है? सोडियम। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो को थोड़ा सा स्किप करें, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मास ऑफ द हार्डनेस of the pieces in the rectum recognized by CPH is known as dash। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आता है? जी फीकल इम्पेक्शंस। इसमें क्या होता है कि मास ऑफ द हार्डनेस पीसेस एरेक्टम में इस तरह फील होता है कि जैसे कि कोई मास अंदर पड़ा है। फीकल इम्पेक्शंस यानी कि नॉर्मली कंस्टिपेशन होता है, जिसमें ब्लॉकेज होता है रेक्टम का, या फीसेस बाहर नहीं आते, तो इसको हम फीकल इन्फेक्शन कहते हैं। ये भी पिछले पास्ट पेपर में रिवाइज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, प्रोटीन आर क्लासिफाइड एज डैश मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन को हम किस में क्लासिफाई करते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। ओके जी, आगे हमारे पास एमसीक्यूज है 33, डैश इज द सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रेक्टम एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स फॉर द पर्पस ऑफ द रिमूविंग पीसेस। तो हम कौन सी टेक्निक के जरिए पीसेस को रिमूव करते हैं? ऑप्शन ए, बी दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि लिक्विड के बारे में, तो इसलिए हमें इसको एनेमा को हम क्लिक करेंगे, एनेमस को। और सपोजिटरीज ऑप्शन एक कब आता है? जब हार्ड मेडिसिन को हम इंसर्ट करें रेक्टम में। ये भी पिछले पास्ट पेपर में ये दोनों एमसीक्यूज रिवाइज हुए हैं कि सपोजिटरीज का क्या मतलब है और एनेमस का। सपोजिटरीज का मतलब है कि जब हम मेडिसिन इंजेक्ट करें रेक्टम में सॉलिड मेडिसिन के फॉर्म में, और एनेमस का मतलब है कि जब हम सोल्यूशन या लिक्विड को इंसर्ट करें रेक्टम में, ताकि जो कंस्टिपेशन का प्रॉब्लम हो उसको हम सॉल्व कर सके। जी लास्ट एमसीक्यूज है, लास्ट एमसीक्यूज या सेकंड लास्ट एमसीक्यूज, उसके बाद हम नेक्स्ट पेपर में इंशाल्लाह हम आगे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, पेनफुल यूरिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। पेनफुल यूरिनेशन को हम क्या कहते हैं? डिसयूरिया, डिसयूरिया। और ये जो नॉक्टोरिया का मतलब है नाइट यूरिनेशन को हम कहते हैं कि जब बार बार यूरिनेशन आता है ड्यूरिंग नाइट, इसको हम नॉक्टोरिया कहते हैं। ये भी हमारे पास पिछले पास्ट पेपर में रिवाइज हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ एमसीक्यूज को रटा ना करो, आंसर की क्लिक ना करो, बल्कि समझो। नॉक्टोरिया का मतलब है कि जब ड्यूरिंग नाइट मल्टीपल यूरिनेशन आए। और एन्यूरिया का मतलब है, ये भी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया, कि जब बिल्कुल यूरिन ना आए, इसको हम एन्यूरिया कहते हैं। और पायूरिया का मतलब होता है कि जब किसी यूरिन में पस आना स्टार्ट हो जाए, पायूरिया। और लास्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 35, पीनियल ग्लैंड सेक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। पीनियल ग्लैंड कौन से हार्मोन को स्टिमुलेट करता है या रिलीज करता है? ये भी पिछले पास्ट पेपर का एमसीक्यूज है। देखिए मैंने आप लोगों के साथ किन एमसीक्यूज शेयर किए कि ये सारे हमारे पास हमने ऑलरेडी पिछले दिनों में हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के पेपर को डिस्कस किया है, उसमें रिवाइज हुई ये सारे एमसीक्यूज। तो यहाँ पर भी रिवाइज हुई है, वहाँ पर भी रिवाइज हुए थे। तो पीनियल ग्लैंड वहाँ पर भी रिवाइज हुआ था। राइट ऑप्शन इज मेलाटोनिन, राइट ऑप्शन इज डी मेलाटोनिन। तो ये हमारे पास टोटल 30 एमसीक्यूज थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन नंबर 36 से प्रोसीड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा शुड द नर्स वैलिडेट। तो कौन से डेटा को नर्स पहले वैलिडेट करेगा या पहले कंसीडर करेगा? ऑप्शन ए, द क्लाइंट टेम्परेचर इज 100 डिग्री
Option B, the chart says that the client is allergic to penicillin. Option C, the client says I feel like my blood sugar is high. Option D, the client pulse is 100. तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, द क्लाइंट सेज, क्लाइंट कहता है कि मुझे लगता है माई ब्लड शुगर इज़ हाई, मेरा ब्लड शुगर इज़ हाई। चूँकि ये सब्जेक्टिव डाटा है, पेशेंट खुद इसे फील करता है, तो इसलिए नर्स को चाहिए कि पहले इसको कंसिडर करे। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये भी एमसीक्यूज रिवाइज हो चुका है पिछले पास पेपर से। मिस नजमा हैविंग टर्मिनल स्टेज ऑफ द कैंसर स्टेटेड दैट गॉड let me live till the completion of my daughter education and her marriage. What stage this statement represent according to the tubular rose? एक मदर है, वो कहती है कि मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ या मैं नहीं मरूंगी जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं होती और उसकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती। तो ये कौन से स्टेज में ये स्टेटमेंट आता है? ऑप्शन सी इज़ अ राइट ऑप्शन, बार्गेनिंग स्टेज में। अपने साथ नोट कर ले, बार्गेनिंग स्टेज में बंदा फील करता है कि मैं नहीं मरूंगा या मैं ज़िंदा रहूँगी जब तक कि ये ख़ास टास्क कंप्लीट नहीं होता। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ई, बार्गेनिंग स्टेज है। तो यूँ आप लोग जानते हैं कि टोटल 5 स्टेज है, डेनियल, एंगर, बार्गेनिंग एंड डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। तो ये सारे हमारे पास 5 स्टेजेस है ट्यूबलर रोज मॉडल के या ग्रेप स्टेज ऑफ मॉडल के। ओके जी, आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अ क्लाइंट हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद टर्मिनल कैंसर ऑफ द लिवर and is receiving chemotherapy on a medical unit. In in-depth conversation with nurse, the client state, I wonder why this happened to me, which stage this is associated with. एक क्लाइंट कहती है, एक क्लाइंट को लेवर कैंसर लास्ट स्टेज डिजीज़ है और वो ये स्टेटमेंट कहती है नर्स को कि मेरे साथ ये क्यों होता है, मुझे ये कैंसर से क्यों लड़ना पड़ रहा है। तो ये स्टेटमेंट कौन से स्टेज में आता है? तो जैसे कि आप लोग जानते हैं टोटल 5 स्टेज है ट्यूबलर रोज के, और मोस्टली जहाँ पर वाई की क्वेश्चन आता है, वाई दिस हैपन टू मी, वाई यू आर डूइंग दिस, वाई दिस हैपन। तो ये सारे हमारे पास नॉर्मली एंगर स्टेज में आते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगर का ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो सकता है एंजाइटी का। राइट ऑप्शन इज ए। अगर यहाँ पर एंगर का होता तो बहुत अच्छा होता, बिकॉज एंगर में ये स्टेटमेंट होता है, तो मोस्टली एंगर में राइट ऑप्शन एंगर आता है, लेकिन यहाँ पर एंगर नहीं है, तो हम एंजाइटी को क्लिक करेंगे। ओके जी, आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। द रिडक्शन इन द बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग डेथ इज टर्म इज डैश। ये हमने पिछले पास पेपर में कम्प्लीटली डिस्कस किया है। पिछले पास पेपर का एमसीक्यूज है, रिलेटेड एमसीक्यूज है कि अल्गर मोर्टिस किसे कहते हैं। अल्गर मोर्टिस का मतलब होता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर आफ्टर डेथ लो हो जाए या डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? अल्गर मोर्टिस। और रेगर मोर्टिस कैसे कहते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है। रेगर मोर्टिस का मतलब होता है कि जब आफ्टर डेथ मसल्स बिल्कुल हार्ड हो जाए या स्ट्रिक हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिगर मोर्टिस। और लेवर मोर्टिस कैसे कहते हैं? लेवर का मोर्टिस का मतलब होता है कि जब डेथ के बाद ब्लड में वेसल्स में ब्लड क्या होता है? एक्यूमुलेट हो जाए या बिल्कुल स्टिक हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? जिसकी वजह से वो स्किन बिल्कुल ब्लोइश नज़र आता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेवर मोर्टिस। पिलर मोर्टिस का मतलब है कि जब स्किन पिल हो जाए आफ्टर डेथ। तो ये हमने पिछले पास पेपर में कम्प्लीटली डिफाइन किया हुआ है, ये भी रिवाइज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 40, अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एग्जॉशन द कंसेप्ट रिलेटेड टू डैश। ये सारे हमारे पास स्टेजेस है कौन से मॉडल के? राइट ऑप्शन इज डी, जनरल एडप्शन सिंड्रोम या GAS, गैस में क्या होता है? अलार्म होता है, रेजिस्टेंस होता है एंड एग्जॉशन होता है। तो राइट ऑप्शन इज डी। ओके जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पर डिस्कस कर लूँगा अगर कोई मसला है एमसीक्यूज में। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है? विटामिन सी इज क्लासिफाइड इज डैश। विटामिन सी हमारे पास वाटर सॉल्युबल है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले पास पेपर में कि हमारे पास कितने विटामिन है, कौन कौन से विटामिन फेट सॉल्युबल है? डकी, DAKE, डकी। ये हमारे पास डकी जो है ये सारे हमारे पास फेट सॉल्युबल है, बाकी जो सारे है वो वाटर सॉल्युबल है। डकी आप लोग जानते हैं, एक पाकिस्तान यूट्यूबर है, वहाँ से आप लोग याद रिमाइंड रख सकते हैं। तो यहाँ पर विटामिन सी है तो ये वाटर सॉल्युबल है। आगे जाए। ओके जी, आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ द पेन इन द लेफ्ट फुट अपर अपॉन असेसमेंट नर्स केम टू नो दैट ही हैज नो लेफ्ट फुट एंड द amputation has been done. The nurse understand this patient has dash।
तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, जब किसी लिम्स को या हैंड को कैंसर होता है तो उसको हम एम्प्यूट करते हैं या एम्प्यूटेशन करते हैं, यानी कि काट देते हैं, सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं, तो उसको हम एम्प्यूटेशन कहते हैं। लेकिन आफ्टर एम्प्यूटेशन फिर भी पेशेंट फील करता है कि मुझे इस लिम्स में पेन हो रहा है। तो चूँकि वो लिम्स या हैंड नहीं होता, लेकिन फिर भी वो फील करता है कि मुझे महसूस हो रहा है पेन उस लिम में, तो इस पेन को हम क्या कहते हैं, एक ख़ास नाम देते हैं, नेम कंसिडर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पेंटोम पेन, PHANTOM। पेंटोम पेन वो पेन होता है जो पार्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी सेंसेशन होता है कि उस पार्ट में मेरा पेन हो रहा है। चूँकि जो हमारे नर्व्स है, नर्व एंडिंग है, जहाँ पर वो एम्प्यूटेशन प्रोसेस होता है, यानी कि लिम्स काटा जाता है, तो वहाँ पर पेन महसूस होता है, तो उसको हम पेंटोम पेन कहते हैं। तो नर्स ये समझता है कि लिम्स तो नहीं है, हैंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी पेन महसूस हो रहा है, तो चूँकि ये एक सेंसेशन है पेन की, जिसको हम पेंटोम पेन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज सी, पेंटोम पेन। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 में बहुत ही इंटरेस्टेड MCQs है। अ पेशेंट स्टेट दैट ही हैज़ डिफिकल्टी इन स्लीपिंग इन द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ द नॉइज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इनएप्रोप्रिएट द नर्सिंग एक्शंस। तो जब पेशेंट कहते हैं कि मुझे बहुत मसला है, मुझे नींद नहीं आता हॉस्पिटल में बिकॉज ऑफ द कुछ शोर की वजह से, तो नर्स क्या कर सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन अ सेडेटिव एट द बेड टाइम इन ऑर्डर बाय द फिजिशियंस, तो वो सेडेटिव मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता है, या ambulate the patient for the 5 minutes before he retires. Option C, gave the patient glass of the warm milk before bedtime. Option D, close the patient door from 9 p.m. to 7 a.m. तो right option is option C, gave the patient glass of the warm milk before bedtime. तो आपको चाहिए कि आप उसे गर्म दूध प्रोवाइड करें, ताकि गर्म दूध में, बिकॉज गर्म दूध में एक ख़ास किस्म का ट्राइप्टोपेन होता है, TRYPTOPHAN, ट्राइप्टोपेन ये नेचुरल सेडेटिव है और ये मोस्टली मिल्क में होता है। तो जब पेशेंट को ये मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, गर्म दूध प्रोवाइड किया जाता है, तो उससे वो क्या महसूस करता है? स्लीप महसूस करता है। तो ये नेचुरल सेडेटिव है, ट्राइप्टोपेन, TRYPTOPHAN, ट्राइप्टोपेन ये नेचुरल सेडेटिव है। तो आपको चाहिए कि आप उसे वो प्रोवाइड करें, या उसकी फैमिली को कहे और वो उसे प्रोवाइड करेंगे। तो राइट ऑप्शन इज सी। बहुत इंटरेस्टेड MCQs है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44, द रिनोन्स्ड गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। ये एक पेन के हवाले से थ्योरी है। रिनोन्ड गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन वाज प्रपोज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट। तो किसने ये इंट्रोड्यूस किया था गेट कंट्रोल थ्योरी को? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मेलज़ेक, MELZACK। तो ये MCQs अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? डिस्पेरोनिया का क्या मतलब होता है? पेनफुल इंटरकोर्स। तो जब ड्यूरिंग इंटरकोर्स कोई पेनफुल स्टिमुलेशन होता है या पेन फील करते हैं कोई भी पार्टनर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्पेरोनिया। अपने साथ नोट कर ले। ये MCQs भी रिवाइज हो चुका है, हमने डिस्कस किया है पिछले पास पेपर में। क्वेश्चन नंबर 46 में है, ये भी डायरेक्टली रिवाइज हो चुका है पिछले पास पेपर से। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन डैश ड्यूरिंग स्ट्रेस। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का फंक्शन किस तरह होता है ड्यूरिंग स्ट्रेस? जब कोई बंदा स्ट्रेस में होता है, मोस्टली जब एग्जाम का ड्यूरेशन होता है, अभी आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल किस तरह का फंक्शन करेगा? डिक्रीज करेगा फंक्शन को, इनके उसके जो फंक्शन होता है वो डिक्रीज होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन इज डिक्रीज ड्यूरिंग स्ट्रेस। राइट ऑप्शन इज बी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 47। ओके जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पेन किलर फाउंड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में एक खास किस्म का नेचुरल पेन किलर होता है, यानी कि पेन को रिड्यूस करता है ऑटोमेटिकली। उस पेन किलर को हम क्या नाम देते हैं? एंडोर्फिन। एंडोर्फिन, ENDORPHIN, एंडोर्फिन। अपने साथ नोट कर ले। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 48। अ पेशेंट हु रिस्पॉन्ड टू बैड न्यूज कंसर्निंग हिज लैब रिपोर्ट्स बाय क्राइंग अनकंट्रोलेबली इज हैंडलिंग स्ट्रेस बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। एक पेशेंट को अपनी लैब रिपोर्ट्स के बारे में पता चला तो वो अनकंट्रोलेबली रोने लगा, तो वो अपने स्ट्रेस को किस टेक्निक या किस मेथड से कंट्रोल कर रहा है? ऑप्शन ए, एडप्शन मेथड। ऑप्शन बी, कॉपिंग मैकेनिज्म। ऑप्शन सी, विथड्रॉवल बिहेवियर। ऑप्शन डी, डिफेंस मैकेनिज्म। तो राइट ऑप्शन इज कॉपिंग मैकेनिज्म। कॉपिंग मैकेनिज्म के जरिए वो अपने स्ट्रेस को हैंडल कर रहा है। ओके जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 49।
डिफाइनिंग स्ट्रेस, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट, सारे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है स्ट्रेस के, लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, स्ट्रेस रिस्पॉन्स इज अ नेचुरल, प्रोडक्टिव एंड एडेप्टिव। ऑप्शन बी, स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज रिजल्ट ऑफ डैमेज टू द बॉडी। ऑप्शन सी, स्ट्रेस ऑलवेज रिजल्ट टू अ फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस। ऑप्शन डी, स्ट्रेस इन्वॉल्व द एंटायर बॉडी इज अ होल। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर जो हमारे पास है, जो स्ट्रेस का करेक्टरिस्टिक नहीं है, वो है स्ट्रेस इज़ नॉट ऑलवेज रिजल्ट ऑफ डैमेज टू द बॉडी। तो जब भी हमारी बॉडी को कोई डैमेज कोई चीज़ कर रहा होता है, चाहे वो डिजीज़ हो या कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, तो वो ज़रूर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। तो राइट ऑप्शन इज़ बी, स्ट्रेस इज़ नॉट ऑलवेज इज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज टू द बॉडी। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है स्ट्रेस के हवाले से, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है, करेक्टरिस्टिक है स्ट्रेस के। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 50। A 28-month-old child with severe diarrhea is admitted. Upon assessment, the child is feverish, has dry lips and irritable. What is your first nursing priority upon admissions? तो एक 28 ईयर ओल्ड चाइल्ड है और उसको डायरिया, सीवियर डायरिया का प्रॉब्लम है और उसको फेवर भी है और ड्राई लिप्स और इरिटेबल भी है। तो आप पहले कौन से इंटरवेंशन या कौन से प्रायोरिटी को रखेंगे एडमिशन के बाद, जब वो हॉस्पिटल में एडमिशन करेगा? ऑप्शन ए, असेस द हाइड्रेशन स्टेटस। ऑप्शन बी, असेस द स्किन टर्जर। ऑप्शन सी, ऑब्टेन द टिपिकल रीडर कार्डिक रेट। ऑप्शन डी, वेट द चाइल्ड। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, असेस द हाइड्रेशन स्टेटस। तो जब भी इस तरह का कोई पेशेंट आता है, वो एडमिशन करता है हॉस्पिटल में, तो उसके लिप्स भी ड्राई हो और स्किन भी ड्राई हो और सीवियर डायरिया भी हो, तो इसका मतलब होता है कि आप उसका हाइड्रेशन स्टेटस चेक करें कि कितना वाटर लॉस हो चुका है। तो राइट ऑप्शन इज असेस द हाइड्रेशन स्टेटस। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? स्लीप वॉकिंग इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्लीप डिसऑर्डर्स। तो स्लीपिंग डिसऑर्डर हमारे पास जो पेशेंट स्लीप वॉकिंग करता है, यानी कि रात को वो वॉकिंग करते हैं ड्यूरिंग स्लीपिंग, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, पैरासोमनियास। ऑप्शन बी, डेसोमनियास। ऑप्शन सी, साइकाट्रिक डिसऑर्डर। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, पैरासोमनियास। तो ये हमारे पास वो डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट ड्यूरिंग स्लीपिंग वॉकिंग करता है। और डिसोमनियास का क्या मतलब है? ड्यूरिंग स्लीपिंग, जब कोई स्लीपिंग के दौरान कोई डिफ़िकल्टी हो। तो हमारा एक रूममेट है, नाम नहीं बताना चाहूँगा, वो भी ड्यूरिंग स्लीपिंग वॉकिंग करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि उसको भी पैरासोमनियासिस है। ओके जी, ओके, आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। लॉस ऑफ द यूरिन ऑफ लेस देन 50 cc ऑकरिंग विच इंक्रीज द इंट्रा एब्डोमेन प्रेशर इज डैश। तो जब कोई एब्डोमेन प्रेशर, जब कोई पेशेंट एब्डोमिनल प्रेशर को क्रिएट करता है या कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो उससे अनकंट्रोलेबल यूरिनेशन होता है अबाउट 50 cc, तो उसको हम क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में? ऑप्शन ए, रिफ्लेक्स इनकॉन्टिनेंस। ऑप्शन बी, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। ऑप्शन सी, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है? इनवॉलंटरी लॉस ऑफ द यूरिन होता है ड्यूरिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी लाइक कफिंग और स्नीजिंग, लाफिंग। तो इन सारे एक्टिविटीज़ के दौरान जब अनकंट्रोल यूरिनेशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। नोट कर लिया, तो आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन टू बी एंटर इन द क्लाइंट मेडिकल रिकॉर्ड। तो हमारे पास कौन सा सब्जेक्टिव डेटा है, या जो हम क्लिनिकल मेडिकल रिकॉर्ड में सब्जेक्टिव डेटा को एंटर करते हैं, तो हमारे पास कौन सा सब्जेक्टिव डेटा होता है? ऑप्शन ए, स्किन वार्म एंड ड्राई। नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव डेटा है। ऑप्शन बी, पेन इंटेंसिटी 8 ऑफ द 10। ऑप्शन डी, एम्बर यूरिन इन दी सफिशिएंट क्वांटिटीज। ऑप्शन सी, ब्रीथ साउंड क्लियर टू दी अस्कल्टेशंस। तो राइट ऑप्शन इज पेन इंटेंसिटी 8 आउट ऑफ 10। तो पेन की इंटेंसिटी कौन बताएगा? जब आप पेशेंट से पूछते हो, आप उसे एक स्केल देते हो कि इस स्केल पर आप डिफाइन करो 10 में से आप कितने मार्क्स अपने आप को दोगे कि आपको इतना पेन हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव डेटा। यानी कि पेशेंट आपको खुद बताता है पेन इंटेंसिटी 8 आउट ऑफ द 10। और बाकी जो एम्बर यूरिन है, एम्बर यूरिन ये यूरिन का कलर है, यानी हेल्थ यूरिन का कलर हमारे पास पेल येलो टू एम्बर कलर है। तो एम्बर हमारे पास एक यूरिन का कलर होता है हेल्थ यूरिन का। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होता है? पेन इंटेंसिटी 8 आउट ऑफ 10। तो ये सब्जेक्टिव डाटा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 54।
द इम्प्लीमेंटेशन इज विच पेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। बार बार नर्सिंग प्रोसेस आता है। नर्सिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स है? 5 स्टेप्स है। अपने साथ नोट कर ले, ADPIE, ADPIE। तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन कौन से पेज में होता है? 4th स्टेज में, बिकॉज असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशंस एंड एवोल्यूशंस। तो चौथा जो स्टेप्स है इम्प्लीमेंटेशंस, उसको हम क्या कहते हैं? फोर्थ पेज भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55, हाइपोथर्मिया इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस। तो हाइपोथर्मिया हमारे पास कौन से टाइप ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस है? ऑप्शन बी, एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। जब भी कोई पेशेंट आता है हाइपोथर्मिया के साथ, या जिसको हाइपोथर्मिया होता है, तो वो हमारे पास कौन सा डायग्नोसिस का एग्जांपल है? एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस का। और पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सा डायग्नोसिस होता है? जब पेशेंट को अभी कोई डिजीज ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बाद में उसे हो सकता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल नर्सिंग डायग्नोसिस। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लस्टर ऑफ द डेटा बिलोंग टू मिस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो कौन सा डेटा मिस्लो हायरार्की ऑफ नीड के साथ बिलोंग करता है? ऑप्शन ए, लव एंड बिलोंगिंग, बिल्कुल ये होता है। ऑप्शन बी, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये भी होता है। ऑप्शन सी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये भी होता है। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो कितने स्टेजेस है मिस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में? ये भी आ सकते हैं 5 है। कौन कौन से? PSBSS। P मतलब फिजियोलॉजिकल नीड, S मीन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, B मीन लव एंड बिलोंगिंग, S मीन सेल्फ एस्टीम, और थर्ड S मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो टोटल 5 फेजेस या स्टेजेस हो गए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिफाइंड एज ए मेंटल सेल्फ इमेज ऑफ द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द वन पर्सनालिटी। तो ये डायरेक्टली स्लाइड से यहाँ पर उठाया गया है। तो मेंटल सेल्फ इमेज को हम क्या कहते हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट। यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट को बंदा जो भी अपने हवाले से सोचता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट रखता है, अपने बिलीव, अपनी वैल्यूज़ बनाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ इमेज या मेंटल सेल्फ इमेज। तो राइट ऑप्शन इज, सेल्फ कॉन्सेप्ट को हम मेंटल सेल्फ इमेज भी कहते हैं। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 58, ये एमसीक्यूज भी रिवाइज हो चुका है पिछले पास पेपर से। अ स्टेट ऑफ द माइंड विच रिगार्ड अ थिंग टू बी ट्रू। तो जब भी कोई बंदा सोचता है कि ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, तो ये सारे हमारे पास क्या है? बिलीव्स। तो राइट ऑप्शन इज ए, बिलीव्स। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 59, एथियस्ट इज अ पर्सन हु डैश डोंट बिलीव इन गॉड। तो एथियस्ट क्या करता है? गॉड पर बिलीव नहीं करता। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, अचीवमेंट एंड पर्सनल सक्सेस रिफ्लेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। अचीवमेंट, कुछ अचीव करना, या पर्सनल सक्सेस, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू से बिलोंग करता है? ये भी आप लोगों ने स्लाइड में पढ़े हैं डिटेल से। ये कैरेक्टरिस्टिक है मोटिवेशनल वैल्यूज के। तो राइट ऑप्शन इज सी, मोटिवेशनल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 61, आगे हमारे पास तकरीबन 9 एमसीक्यूज रहते हैं। द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड मेकिंग ऑन डिसीजन बाय द पेशेंट इस टर्म इज डैश ऑटोनोमी। तो जब भी कोई पेशेंट से आप पूछते हो कि आप क्या चाहते हो, मैं आपको ये मेडिसिन इंट्रामस्कुलर दूं, या बटक पर दूं, या वेंस में दूं, तो इस तरह के कई सिचुएशन होते हैं कि आप पेशेंट से पूछ सकते हैं, वो अपना राय दे सकते हैं, या वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, उसको हक है डिसीजन लेने का। तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमी। ऑटोनोमी मीन सेल्फ डिसीजन, खुद डिसीजन लेना। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 62, ब्लड प्रेशर मेजर इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पेशेंट डेटा बेस, इट कंसिडर टू बी ऑब्जेक्टिव डेटा। हमने कई बार डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, और बीपी या और दूसरे वाइटल साइंस को चेक करना, मैं करना, ये सारे ऑब्जेक्टिव डेटा में आते हैं। तो ये इजी एमसीक्यूज रिवाइज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज द बेस्ट यूज फॉर सेंसिटिविटी टेस्ट लाइक ट्यूबरक्लिन एंड एलर्जी टेस्ट। तो जब भी आप कोई मेडिसिन देते हो, मोस्ट मेडिसिन आप देते हो, तो आप क्या करते हो? आप एक सेंसिटिविटी टेस्ट करते हो। तो आप कहाँ से करते हो, या कहाँ पर आप परफॉर्म करते हो? सबकटिनियस रूट पर आप परफॉर्म करते हो कि पेशेंट को कोई एलर्जी है या नहीं। ये एक इस तरह का प्रोसेस होता है कि आप सबकटिनियस रूट में थोड़ा सा ड्रॉप्स लेते हो इंजेक्शन में, और वो फिर आप वाटर के साथ मिक्स करते हो और स्किन में इंजेक्ट करते हो सबकटिनियस रूट। अगर वहाँ पर कोई रिएक्शन होता है तो इसका मतलब होता है कि वो सेंसिटिव है, उस ड्रग को आपने वो ड्रग्स नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई सेंसिटिव ना हो तो फिर आप
क्या करते हो, उस ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करते हो पेशेंट में। तो राइट ऑप्शन इज बी, सबकटिनियस फ्लूइड में हम क्या करते हैं, टेस्ट डोज करते हैं या सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस रिफ्लेक्ट दैट अ पेशेंट टू बी असेस्ड फॉर हाइट एंड वेट। तो किस पर्पस के लिए हम वेट एंड हाइट मेजर करते हैं किसी भी पेशेंट का। ऑप्शन ए, टू प्रोवाइड जनरल मेजर ऑफ द हेल्थ। तो ऐसे हम जनरल एक आइडिया भी ले सकते हैं कि पेशेंट का हेल्थ किस तरह है। फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा ओबेस है पेशेंट तो उसको कई हार्ट्स या दूसरे प्रॉब्लम हो सकते हैं या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के। और इसके अलावा टू प्रोवाइड बेस लाइन टू कंपेयर द नेचुरल स्टेटस, तो हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, उसके डाइट के हवाले से हम मेजर कर सकते हैं। और ऑप्शन सी क्या है, टू कैलकुलेट द ड्रग डोज अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट एंड वेट। तो हम ड्रग का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, डोज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट एंड हाइट। यानी कि मोस्टली जब हम चिल्ड्रन को डोज देते हैं तो वो डिफरेंट होता है एडल्ट से बिकॉज ऑफ देयर वेट्स एंड हाइट। तो ये सारे हमारे पास क्या है, हम हाइट और वेट को मेजर करते हैं इन सारे पर्पस के लिए। तो राइट ऑप्शन इज डी। आगे हमारे पास टोटल 5 लास्ट एमसीक्यूज रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 को डिस्कस करने से पहले जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई बात शेयर करनी हो या कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो या कोई पॉइंट शेयर करना हो, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे। या मेरी कोई टीचिंग के हवाले से कोई बात करनी हो जी कमेंट बॉक्स में बता दे। डियर तय्यम अली, डियर इब्राहिम, डियर अफनान जी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं देता हूं। या इस तरह मैं करता हूं कि इंशाल्लाह मैं संडे को कोशिश करूंगा कि मैं ऑनलाइन आऊं आपके पेपर्स के हवाले से। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई बात शेयर करनी हो या मेरे टीचिंग के हवाले से कोई मुझे सजेशन देनी हो तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा। तो कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 65, अकॉर्डिंग टू मेस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड द हाईएस्ट लेवल इज डैश। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, टोटल 5 पेजेस है या स्टेजेस है, PSB डबल एस में लास्ट एस कौन सा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। तो हाईएस्ट लेवल कौन सा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। राइट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 66, an instrument placed against patient chest to hear the both lungs and heart sound is known as dash stethoscope। ये तो आप लोगों को पता है कि हम हार्ट या लंग्स के या चेस्ट के हम चेस्ट का साउंड सुन सकते हैं थ्रू स्टेथोस्कोप। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 67, और ये जो दूसरे है स्पेग्मानोमीटर, ये बीपी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा ये जो ओटोस्कोप है ये हम कोई ईयर की एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। और जो ऑप्थेल्मोस्कोप है ये आई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 67, एन असेसमेंट टेक्निक दैट इज़ यूज टू असेस द लंग साउंड। तो हम लंग साउंड को आइडेंटिफाई या असेस करने के लिए कौन सा टेक्निक इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑप्शन बी, अस्कल्टेशन के जरिए हम क्या करते हैं, लंग असेसमेंट करते हैं। इसके अलावा ये भी अपने साथ नोट कर ले कि हम किस तरह किसी भी बॉडी पार्ट की असेसमेंट कर सकते हैं। पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, यानी कि देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। दूसरी नंबर पर हम पल्पेशन करते हैं, उंगली से हम कोई चीज़ या कोई ट्यूमर को आइडेंटिफाई करते हैं। पल्पेशन के बाद हम फिर परकशन करते हैं, यानी कि टैपिंग ऑफ फिंगर, हम टैपिंग करते हैं, परकशन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए से। और फिर लास्ट में हम अस्कल्टेशन करते हैं, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन। तो हमारे पास 4 टेक्निक है कोई भी ऑर्गन को असिस्ट करने के लिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर लंग साउंड के लिए हम अस्कल्टेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, द नर्स मस्ट वेरीफाई द क्लाइंट आइडेंटिफाई बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट। तो जब भी हम कोई मेडिसिन या कोई ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में या कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो पहले हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेफेस्ट वे क्या है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चेक द क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन बैंड। क्लाइंट को एक बैंड पहनाया जाता है, बैंड जिसमें पेशेंट का नेम और ड्रग्स या डेट सारा कुछ लिखा होता है। तो उस बैंड को हम क्या करते हैं, उसमें उसको चेक करते हैं बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब भी हम कोई मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं या एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू विच पेशेंट बैंड। और यहाँ पर ऑप्शन ए में आस्क द क्लाइंट हिज नेम। तो मोस्टली तो हम ये करते हैं, हमारे जो नॉर्मल जो पाकिस्तान में होता है वो तो हम नाम पूछते हैं, लेकिन जो मोस्टली सेफेस्ट वे वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैंड है। बैंड कलाई में पहनाया जाता है, एक उस पर नाम और सारा कुछ ज्ञान होता है। तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 69, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस एक्सेप्ट डैश। सारे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है नर्सिंग प्रोसेस के सिवाय एक के, और वो कौन सा है,
इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ये गलत ऑप्शन है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? सारे है। तो जो करेक्टरिस्टिक नहीं है वो है इन एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो राइट ऑप्शन इज बी। बाकी जो नर्सिंग प्रोसेस की करेक्टरिस्टिक है वो है इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस, ये डायनामिक प्रोसेस है। ऑप्शन बी ये सिस्टेमिक प्रोसेस है और ऑप्शन डी ये यूनिवर्सल प्रोसेस है। तो ये सारे हमारे पास आ सकते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस आल्सो कॉल्ड डायनामिक प्रोसेस, सिस्टेमिक प्रोसेस और यूनिवर्सल प्रोसेस। तो यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक नहीं है वो है ये एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो राइट ऑप्शन इज बी, सॉरी सी। लास्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 70, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। Urinary incontinence is not a normal part of the aging. An intervention used by the nurses to assist the client to regain or maintain the continence. The individual suffering from the problem will not include dash. यूरिन इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है कि जब अनकंट्रोलेबल यूरिन आउटपुट होता है या अनइंटेंशनली यूरिन निकलता है तो ये हमारे पास नॉर्मल पार्ट ऑफ द एजिंग नहीं है। तो फिर नर्स क्या कर सकता है इसको इंटरवेंट करने के लिए? ऑप्शन ए ब्लैडर ट्रेनिंग, ऑप्शन बी हैबिट ट्रेनिंग, ऑप्शन डी प्रोमेटेड वॉटिंग, ऑप्शन डी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस। तो सारे हमारे पास इंटरवेंशन है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पेशेंट के, लेकिन एक नहीं है वो है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शंस। आप फ्लूइड को स्टॉप नहीं कर सकते या फ्लूइड का मना नहीं कर सकते कि आप फ्लूइड ना लें, बिकॉज आपका यूरिन अनइंटेंशनली बाहर निकलता है। तो फ्लूइड आप देंगे, लेकिन आप ब्लैडर ट्रेनिंग देंगे या हैबिट ट्रेनिंग करेंगे। तो ये सारे हमारे पास क्या है? हमारे पास टेक्निक है यूरिन इनकॉन्टिनेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल के नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने स्टार्ट किए हैं नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के एमसीक्यूज़ को, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केएमयू के पास पेपर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यूज़ को। इसके अलावा हमने दूसरे सब्जेक्ट के भी बहुत से एमसीक्यूज़ अपलोड किए हुए हैं पास पेपर। अगर आपने वो पास पेपर ना देखे तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, You are working with a client who has cancer and is undergoing treatment. The client complained of loss of appetite. You will most need to make certain that your client eat which of the following foods. एक क्लाइंट को कैंसर है और मोस्टली कैंसर वाले पेशेंट ज़्यादातर नहीं खाते, जिसको हम एनोरेक्सिया भी कहते हैं मेडिकल टर्म में। तो आप उन कैंसर वाले पेशेंट को क्या रिकमेंड करेंगे? ऑप्शन ए फ्रेश फ्रूट, ऑप्शन बी रॉ वेजिटेबल, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो अपने साथ नोट कर ले, फ्रेश फ्रूट या फ्रेश जूसेस या ड्राई फ्रूट जैसे कि नट्स या पीनट्स। तो ये सारे हम रिकमेंड करते हैं कैंसर वाले पेशेंट को। ये जो नीचे दी हुई फूड्स है ये हैवी कैलोरीज पर मुश्तमिल होते हैं, तो इसलिए क्लाइंट ज़्यादातर ये नहीं खाते, जिसको हम एनोरेक्सिया भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज फ्रेश फ्रूट या फ्रेश जूसेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ईजी है। When talking with a client about complete and incomplete protein, which of the following would have used is the best example of the complete protein? तो इनमें से कौन सा हमारे पास कंप्लीट प्रोटीन है, जिसको हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं? ऑप्शन ए ओलिव्स, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी एग्स, ऑप्शन डी नट्स। एग्स, बिकॉज एग्स में 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है, तो उसको हम कंप्लीट प्रोटीन फूड कहते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, फीकल इन्फेक्शन इज वन ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द डिफेक्शन प्रोसेस दैट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। फीकल इन्फेक्शन का मतलब होता है सिवियर कंस्टिपेशन, या जब ख़ास स्टूल की फीसेस ब्लॉक करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को या लार्ज इंटेस्टाइन को, इसको हम क्या कहते हैं? फीकल इन्फेक्शंस। तो फीकल इन्फेक्शन हमारे पास क्या एक्सप्लेन करता है? हमारे पास ऑप्शन ए इनवॉलंटरी लॉस ऑफ स्टूल, ऑप्शन बी रिटेंशन ऑफ द हार्ड फीसेस इन द रेक्टम, ऑप्शन सी वॉलंटरी लॉस ऑफ स्टूल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन इज बी रिटेंशन ऑफ द हार्ड फीसेस इन द रेक्टम्स। ये ब्लॉकेज को काज करता है, जिसको हम सीवियर कंस्टिपेशन भी कहते हैं। राइट, तो हम सिंपल आंसर की को क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि हम अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डेटा? ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा है? ऑप्शन ए डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ऑप्शन बी हेडेक, ऑप्शन सी स्ट्रेस, ऑप्शन डी एपेटाइट। बहुत ईजी एमसीक्यूज है। ऑब्जेक्टिव डेटा का मतलब होता है जो कि एक डॉक्टर ऑब्जर्व करता है या नर्स ऑब्जर्व करता है पेशेंट में। फॉर एग्जांपल स्किन का कलर को डिटेक्ट करना, या दूसरे जो हमारे पास हेडेक है, स्ट्रेस है, एपेटाइट है, ये सारे हमारे पास सब्जेक्टिव डेटा है, या हम क्लाइंट से पूछते हैं।
हाँ ओके जी। ऑब्जेक्टिव डेटा में और दूसरे कौन से आते हैं? लेबोरेटरी टेस्ट भी आ जाते हैं। इसके अलावा बीपी, टेम्परेचर, ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा में आते हैं। और सब्जेक्टिव डेटा में जो कि हेडेक है, नाउजिया है, या दूसरे जो हमारे पास पेशेंट फील करता है, तो उसको हम सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव डेटा को हम ऑब्जर्वेशन डेटा भी कहते हैं, यानी कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 20 years Benesh advised high protein diet. Which of the following food provide a complete protein? दोबारा complete protein के बारे में पूछा जा रहा है। तो राइट ऑप्शन इज ए वेजिटेबल, ऑप्शन बी मीट, ऑप्शन सी ग्रेन, ऑप्शन डी पोटैटोज। तो अपने साथ नोट कर ली, मीट इज आल्सो अ कंप्लीट प्रोटीन। ओके जी, आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। ह्यूमन बॉडी नीड विटामिन एंड मिनरल्स बिकॉज, क्यों ह्यूमन बॉडी के लिए विटामिन या मिनरल्स की ज़रूरत होती है? ऑप्शन ए, दे गिव एनर्जी टू द बॉडी, नेवर, उन्हें उसमें कोई एनर्जी नहीं होते। दे हेल्प कैरी आउट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ऑप्शन सी, दे इंसुलेट द बॉडी ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी, दे विल ड्राई द हीट फ्रॉम द बॉडी। नो, राइट ऑप्शन इज बी, दे हेल्प कैरी आउट द मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करता है, सिंपल। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 है द ब्रेड, cereal, rice and pasta group is a good source of dash कार्बोहाइड्रेट। बहुत इजी एमसीक्यूज है ये सारे हमारे पास। राइस, पेस्ता, सीरियल, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? फूड्स फ्रॉम द मीट, पोल्ट्री, फिश, ड्राई, बीन्स, एग्स, नट्स ग्रुप आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ व्हाट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एग्स, मीट, ये तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन भी है, लेकिन ये सारे हमारे पास सोर्सेज है आयरन की भी, इसमें आयरन भी होते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास गुड सोर्स ऑफ द आयरन भी है। ड्राई बीन्स, फिश, नट्स, ये सारे हमारे पास आयरन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास ऊपर है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 है कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन आर therapies that require dash, that require option A, physician and nurse intervention, option B, nurse and client intervention, option C, client and physician intervention, option D, multiple health care professionals। नाम से जाहिर होता है कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन, यानी कि सारे मल्टीपल अप्रोच जिसमें होता है, एक पेशेंट को मुख्तलिफ मल्टीपल अप्रोच के ज़रिए ट्रीट किया जाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मल्टीपल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो इसको हम कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन कहते हैं, जिसमें मुख्तलिफ हेल्थ केयर टीम्स के मेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन इज़ नॉट द पर्पस ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। इनमें से हमारे पास कौन सा नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस नहीं है? नर्सिंग प्रोसेस तो आप लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ स्टेप पर मुश्तमिल होता है, तो इनमें से कौन सा हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस नहीं होता? ऑप्शन ए, आइडेंटिफाई द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, हेल्थ केयर स्टेटस, ऑप्शन बी, आइडेंटिफाई द एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, ऑप्शन डी, आइडेंटिफाई द क्लाइंट हाइट एंड वेट, ऑप्शन डी, एस्टेब्लिश द प्लान टू मीट द आइडेंटिफाई नीड। ये सारे हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस के पर्पसेज है, लेकिन एक जो है कि आइडेंटिफाई द क्लाइंट हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। बाकी नर्सिंग प्रोसेस में हम असेसमेंट करते हैं, यानी कि क्लाइंट के हेल्थ के हवाले से हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं। इसके अलावा पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा हम दूसरे आइडेंटिफाई नीड को भी हम उसके प्लानिंग करते हैं। तो ये सारे हमारे पास कुछ कंपोनेंट है जिसके ज़रिए हम नर्सिंग प्रोसेस करते हैं, और मुख्तलिफ पर्पस होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के। ये आप लोगों ने नर्सिंग प्रोसेस में डिटेल में पढ़ा होगा, कुछ स्टेप पर मुश्तमिल प्रोसेस होता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में क्या है? अ 5 years old child हैज सिवियर डायरिया। एक 5 year old चाइल्ड को डायरिया है। द मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सिवियर डायरिया इज डैश। तो डायरिया की वजह से क्या प्रॉब्लम आ जाती है? बहुत ही ईजी एमसीक्यूज है। सिवियर डिहाइड्रेशन विद इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो जब सिवियर डायरिया होगा तो डायरिया की वजह से इलेक्ट्रोलाइट या हमारे बॉडी से ज़्यादा वाटर निकलेगा स्टोर, तो इसकी वजह से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन काज होगा, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, दूसरे मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट के हमारे बॉडी में कमी आ जाएगी। तो ये तो बहुत ईजी एमसीक्यूज है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस
collect the information in order to identify the health concern of the individuals. नर्सिंग प्रोसेस के कौन से स्टेप्स में हम पेशेंट से डेटा को कलेक्ट करते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव डेटा या ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट से, ताकि हम उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और फिर हम फैक्ट्स भी करें। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप्स में क्या होता है, असेसमेंट, जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं पेशेंट से। और डायग्नोसिस में तो हम स्पेसिफिक उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं कि ये प्रॉब्लम कितना है और कौन सा प्रॉब्लम है, हम डेप्थ में जाते हैं। और प्लानिंग में हम फिर प्लानिंग करते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह फिक्स कर सकते हैं, कौन से टाइम पर हमने कौन से मेडिसिन देने हैं। और इसके अलावा फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकली हम एक्शन लेते हैं, प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। और लास्ट में फिर हम एवोल्यूशन करते हैं कि हमने जो भी स्टेप्स या जो भी प्रोसेस के उससे पेशेंट को रिलीफ मिला, प्रॉब्लम फिक्स हुआ या नहीं। तो ये सारे हमारे पास ADPIE हमारे पास स्टेप्स है नर्सिंग प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। ये भी नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से बहुत इजी MCQs है। कौन सा करेक्टरिस्टिक है नर्सिंग प्रोसेस का? ऑप्शन ए, इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस है। ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने वाला एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है, तो इसको हम इसलिए डायनामिक प्रोसेस भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, द नेम ऑफ द ड्रग दैट इज गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर इज नोन एज डैश। वो कौन सा नेम है जो कि एक ड्रग को मैन्युफैक्चर फैक्ट्री या कंपनी देती है जहाँ पर वो तैयार किया जाता है, तो उसको हम ब्रांड नेम कहते हैं। जेनेरिक नेम कैसे कहते हैं? जब उस ड्रग की केमिकल या फंक्शन के बेस पर उस ड्रग को नाम दिया जाए तो उसको हम जेनेरिक नेम कहते हैं। डिफरेंस पता चला? आगे जाते क्वेश्चन नंबर 15 है, द प्रेजेंस ऑफ द सीवियर डिस्कम्फर्ट ड्यू टू एनी एंक्शियस स्टिमुलस इज नोन इज डैश। यहाँ पर सीवियर डिस्कम्फर्ट आया है और जिसकी वजह से हमारा अनवांटेड एंक्शियस स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है, तो उस सीवियर डिस्कम्फर्ट को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, पेन। नोट कर ले अपने साथ। क्वेश्चन नंबर 16 है, नॉन पेन इम्पल्सेस आर कैरी आउट बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग नर्व फाइबर डायमीटर्स। लार्ज डायमीटर फाइबर हमारे पास नॉन पेन इम्पल्सेस को कैरी करता है। इसके अलावा दूसरे MCQs इस तरह के भी इंपॉर्टेंट आ सकते हैं और आई भी है कि जितना हमारे पास डायमीटर बड़ा होता जाता है, लार्ज होता जाता है, तो उतना पेन का स्पीड भी ज़्यादा होता है, यानी कि उतना ज़्यादा पेन जल्दी रिसीव होता है। इनकी स्पीड हमारे पास लार्ज डायमीटर नर्व फाइबर का ज़्यादा होता है और स्मॉलर डायमीटर का कम होता है। तो लार्ज डायमीटर साइज वाले नर्व्स कौन कौन से है? ए बीटा। और स्मॉलर कौन से है? ए डेल्टा। और इसके अलावा स्मॉलर डायमीटर हमारे पास सी नर्व फाइबर भी है। तो ये सारे हमारे पास स्मॉल डायमीटर वाले पेन को स्लोली ट्रांसमिट करते हैं या रिसीव करते हैं, दूसरे लार्ज डायमीटर वाले ज़्यादा रिसीव करते हैं। तो ये हमारे पास MCQs आ सकते हैं। और पेन रिसेप्टर को हम नोसिसेप्टर भी कहते हैं, ये भी MCQs आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? वी कैन यूज डैश असेसमेंट टेक्निक फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के डिस्टिंक्शन के लिए हम कौन सा असेसमेंट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए, पल्पेशन, ऑप्शन बी, इंस्पेक्शन, ऑप्शन सी, स्कल्टेशन, ऑप्शन डी, परकशन। जी हाँ, यूरिनरी ब्लैडर को असेस करने के लिए हम परकशन का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज परकशन टेक्निक के जरिए हम साइज या फ्लूइड एक्युमुलेशन या साउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोसेस करते हैं कि वो डल साउंड है या शार्प साउंड है। तो ये हम यूरिनरी ब्लैडर में परकशन के जरिए असेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द पेन ऑन द डैश सिस्टम। मेरे ख्याल में सर्कुलेटरी सिस्टम है इस डैश। हार्मफुल इफेक्ट का पेन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? बिकॉज इट इंक्रीजेज द कार्डिक आउटपुट। तो अपने साथ नोट कर लिए, हमारे पास कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं कौन? पेन। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में है, which of the following is a receptor of a sensory neuron that respond to potential damage stimuli by sending the signal to the spinal cord and brain। तो नोसिसेप्टर क्या करता है? नोसिसेप्टर हमारे पास जो डैमेज स्टिमुलाई है वो सेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड को। ये सेंसरी न्यूरॉन है, अपने साथ नोट कर ले, नोसिसेप्टर। इसको हम पेन रिसेप्टर भी कहते हैं, यानी कि हाँ, पेन को रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है स्पाइनल कॉर्ड को या ब्रेन को कि यहाँ पर डैमेज हो रहा है इस स्किन के पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू अ स्टेट ऑफ द सोशल डिस्फंक्शंस। ये हमारे पास डायरेक्टली डिफिनेशन है किसका? सिकनेस का। सिकनेस का ये डिफिनेशन है कि हमारे पास सोशल डिस्फंक्शंस है। और डिजीज़ क्या है, इलनेस क्या है, ये हमारे पास आगे आ रहा है, इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं। ओके जी, आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, द नर्स इज असेसिंग द पोस्ट ऑपरेटिंग एडल्ट पेशेंट
विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी नर्स डॉक्यूमेंट इज अ सब्जेक्टिव डाटा। एक पेशेंट को नर्स क्या कर रहा है, असेस कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव डाटा कौन कौन सा होगा उस पेशेंट का। ऑप्शन ए वाइटल साइन, ऑप्शन बी लेबोरेटरी टेस्ट, ऑप्शन सी पेशेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेन, ऑप्शन डी ईसीजी। तो अपने साथ नोट कर ली, ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्टिव डेटा है, यानी कि बाहर से ऑब्जर्व किए जाते हैं, लेकिन जो पेन होता है वो पेशेंट खुद सेंस करते हैं, फील करते हैं, इसको हम सब्जेक्टिव डेटा कहते हैं। अपने साथ नोट कर लिया, ओके जी आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इज अ स्टेट ऑफ द रेस्ट अकम्पाइंड बाय एल्टर द कॉन्शियसनेस एंड रिलेटिव इनएक्टिविटी। वो कौन सा स्टेट है एक पर्सन का जिसमें कॉन्शियसनेस चेंज होता रहता है और रिलेटिवली इनएक्टिव होता है, यानी कि रेस्ट में होता है। सिंपल सा ऑप्शन है स्लीप में बंदा इनएक्टिव होता है और कॉन्शियसनेस एल्टर होता है। अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 23 में है, क्वेश्चन नंबर 23 में मैं आप लोगों को डिफरेंशिएट करूंगा बिटवीन इलनेस एंड डिजीज और सिक के दरमियान। अ सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ बीइंग सिक इज टर्म इज डैश। वो सब्जेक्टिव स्टेट यानी कि पेशेंट या पर्सन खुद रियलाइज करता है या फील करता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, या मेरी बॉडी में कोई पेन हो रहा है, या मेरी बॉडी में कोई फटीग हो रहा है, तो बंदा एक्सपीरियंस करता है, तो उस स्टेट को हम इलनेस कहते हैं। और डिजीज़ तो हमारे पास एक पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है जिसमें एक बॉडी का पार्ट डैमेज होता है या कोई ऑर्गन का फंक्शन डिसफंक्शन हो जाता है और वो मुख्तलिफ टेस्ट के ज़रिए मालूम की जाती है, तो इसको हम डिजीज़ कहते हैं। और सिकनेस हमारे पास सोशल डिसफंक्शन है। ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेडिएशन इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एजेंट। तो हमारे पास रेडिएशन किस टाइप एग्जाम्पल है, कौन से डिजीज एजेंट का। ऑप्शन सी फिजिकल, बायोलॉजिकल नहीं है और केमिकल भी नहीं है, ये फिजिकल है। अपने साथ नोट कर ले, ओके जी। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, द स्टडी ऑफ द डेथ एंड डाइंग। अपने साथ नोट कर ले, व्हाट द स्टडी ऑफ डेथ एंड डाइंग एंड द साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ द डीलिंग विद देम इज नोन एज व्हाट। ऑप्शन ए फिनोमिनोलॉजी, नो, इसमें हम फिनोमिना या प्रोसेस को स्टडी करते हैं। ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी, नहीं, इसमें हम एंथ्रोपोलॉजी को हम स्टडी करते हैं। ऑप्शन सी टेनाटोलॉजी में हम डेथ एंड डाइंग को स्टडी करते हैं और इनके दरमियान साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म को। और बायोलॉजी तो वैसे भी आप लोग जानते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास ईईजी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट वेव्स को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। कोई भी वेव आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी आर अवेक एंड वेरी अलर्ट, जब हम कंप्लीटली अवेक होते हैं और अलर्ट होते हैं, जागे होते हैं, तो ईईजी हमारा ब्रेन क्या शो करेगा। अपने साथ नोट कर ले, बीटा वेव्स, यानी कि 15 to 30 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी हमारा ब्रेन शो करेगा मॉनिटर स्क्रीन पर। और डेल्टा वेव्स कब शो किए जाएंगे, जब हम कंप्लीटली रिलैक्स होते हैं, मेडिटेशन की मोड में होते हैं, 1 to 3 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी। और थीटा जब कब शो किए जाएगी, जब हम स्लीपी या ड्रीमी मोड में होते हैं, स्लीपी और ड्रीमी मोड में। और हमारा जो लास्ट अल्फा वेव्स है, ये तब शो किए जाएंगे जब हम अवाक जागे होते हैं और रेस्टिंग और थोड़े से आई हमारे क्लोज हो जाते हैं, तो उसके दौरान हमारा ब्रेन जो वेव्स शो करेगा उसको हम अल्फा वेव्स कहते हैं। तो सारे वेव्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन्फ्लुएंसेस द रिलीज एंड इफेक्ट ऑफ द मेलाटोनिन। कौन सा हमारे पास इस तरह का ग्लैंड जो कि मेलाटोनिन हार्मोन को इफेक्ट करता है, उसके फंक्शन को। ऑप्शन बी पीनियल ग्लैंड, नोट कर लिए पीनियल ग्लैंड को। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ईजी एमसीक्यूज है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि हार्ट रेट हमारा कब इंक्रीज होगा, स्ट्रेस के दौरान या हम जब रिलैक्स मूड में होंगे, तो हमारा हार्ट बीट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे। और ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे कि नेक्स्ट कौन से पास पेपर को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, शेयर करूं। जल्दी से कमेंट करें मुझे, जल्दी से। मोस्ट स्टूडेंट ने F1 का किया था, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, सिर्फ आंसर की नहीं बल्कि मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीटली कंसेप्ट भी एक्सप्लेन किए कि कोई भी इस तरह का कंसेप्ट आ सकता है, सिर्फ ये एमसीक्यूज नहीं। ओके जी, कमेंट बॉक्स में बता दे जल्दी से, जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दे। कमेंट किया, ओके, कर लिया या नहीं। हाँ, तईम अली भाई, तईम अली, डियर तईम अली, अफनान, डियर अफनान, कैपिकेनर्स, डियर हसनैन, कमेंट बॉक्स में बता दे जी। कमेंट किया तो चले आगे जाते हैं क्योंकि बहुत टाइम कम है आप लोगों के पास, मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 29, द बीटा कम्प्लेक्स विटामिन एंड विटामिन सी आर डे soluble. Which type of these are vitamins which are soluble in what?
वाटर सॉल्युबल। जी हाँ, ये वाटर सॉल्युबल है। लेकिन फैट्स कौन से सॉल्युबल है, कौन से विटामिन? अपने साथ नोट कर ले, डी, ए, के, ई, डेकी। डेकी डेकी यूट्यूबर को आप लोगों ने देखा होगा ना, वो जो रिएक्शन देते हैं, डेकी, DAKE। अपने साथ नोट कर ले, ये हमारे पास फैट सॉल्युबल है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ बिलीफ? बिलीव के बारे में हमारे पास बिलीव का क्या डेफिनेशन है? इट इज़ एन अजम्पशन दैट समथिंग एग्जिस्ट, दैट इट इज़ एन डेफिनेटली ट्रू करेक्टरिस्टिक। बिलीव के बारे में ये अजम्पशन है, ये ख्याल किया जाता है कि हमारे पास डेफिनेटली ट्रू है और ये सच में एग्जिस्ट करते हैं ये चीज़ें। यानी कि जिस भी पर्सन कोई भी बिलीव हो तो वो ये बिलीव करते हैं कि ये हमारे पास ये चीज़ें ट्रू है और मुझे इस पर कम्प्लीटली यकीन है। तो ये हमारे पास ये जो दूसरे ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में क्या पूछा जा रहा है कि अ मेथड ऑफ द रिलैक्सेशन विद कंसंट्रेट द माइंड ऑन द पॉजिटिव इमेजेस इन द अटेम्प्ट टू रिड्यूस द पेन, स्ट्रेस एक्सेट्रा इज नोन एज गाइडेड इमेजरी। वो कौन सा मेथड है जिसमें बंदा मेडिटेट करता है या रिलैक्सिंग मूड में होता है और माइंड को एक पॉजिटिव माइंड में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट किया जाता है ताकि जो भी हमारा पेन या स्ट्रेस है उसको कम किया जाए। तो राइट ऑप्शन कौन सा आ जाता है? गाइडेड इमेजरी। गाइडेड इमेजरी इट इज़ अ टाइप ऑफ द फोकस, रिलैक्सेशन और मेडिटेशन थेरापी और टेक्निक का। तो गाइडेड इमेजरी अपने साथ नोट कर ले। नोट कर लिया? ओके, जाके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में क्या है? जनरल एडॉप्शन सिंड्रोम इन स्ट्रेस इज डैश। जनरल एडॉप्शन सिंड्रोम में क्या होता है कि पर्सन या पेशेंट में फिजियोलॉजिकली चेंजेस आ जाते हैं बॉडी में, तो इसको हम स्ट्रेस के ज़रिए, स्ट्रेस की वजह से, तो इसको हम जनरल एडॉप्शन सिंड्रोम कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास राइट जो बेस्ट ऑप्शन है वो तो ऑप्शन ए है, फिजियोलॉजिकल मॉडल। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऑल ऑफ द अबव को क्लिक किया है। मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन इज फिजियोलॉजिकल मॉडल, बिकॉज ये हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकली चेंजेस लाता है स्ट्रेस, जिसको हम जनरल एडॉप्शन सिंड्रोम कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ए, फिजियोलॉजिकल मॉडल। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द क्यूबलर-रॉस मॉडल ऑफ लॉस? ये मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्यूबलर-रॉस मॉडल ऑफ द लॉस। इसमें टोटल 5 स्टेज होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 डेनियल, नंबर 2 एंगर, नंबर 3 वन इज बार्गेनिंग, एंड 4th वन इज डिप्रेशन, एंड 5th वन इज एक्सेप्टेंस। अपने साथ नोट कर ले। 4th हमारे पास कौन सा स्टेज आया? डिप्रेशन। तो टोटल 5 स्टेज थे, अपने साथ नोट कर ले। तो 4th वन डिप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? गेस टू इंटेस्टाइनल फंक्शन ड्यूरिंग स्ट्रेस। जब कोई स्ट्रेस बंदे में आ जाता है, स्ट्रेस लेते हैं बंदा, तो उसका GI ट्रैक्ट क्या होता है? डिक्रीज होता है। ओके जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35। मिस्टर अरशद सेड आई एम गोइंग टू फाइट टू लाइव until my son wedding. According to Kubler-Ross, मिस्टर अरशद इज इन डैश। मिस्टर अरशद कहता है कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं होती तब तक मैं ज़िंदगी के साथ लड़ाई करता रहूँगा या मैं मौत से अपने आप को बचाता रहूँगा। तो एक इस तरह का स्टेटमेंट है। तो ये हमने टोटल 5 स्टेज पढ़े। और बार्गेनिंग स्टेज में बंदा क्या सोचता है कि मैं ज़िंदा रह सकता हूँ एक ख़ास इस लम्हे तक, या मैं अपने आप को मौत से बचाता रहूँगा। तो क्यूबलर-रॉस मिस्टर के मॉडल के स्टेज में, बार्गेनिंग के स्टेज में ये होता है कि बंदा अपने आप को मौत से बचाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। A patient report he has not had a bowel movement or pass gas since surgery. On the assessment, you note the abdomen is distinct and no bowel sound are noted in the 4 quadrants. You notify the doctor what non-invasive nursing intervention can you perform without doctor orders. एक पेशेंट को कंस्टिपेशन का मसला है या सर्जरी के बाद कोई गैस या कोई बॉल मूवमेंट नहीं हो रहा, तो वो कौन सा नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जो कि एक नर्स पेशेंट पर परफॉर्म कर सकता है डॉक्टर ऑर्डर के बगैर? तो अपने साथ नोट कर ले। ऑप्शन ए इज अ राइट ऑप्शन, इंसर्ट अ नेसोगैस्ट्रिक अटैच्ड टू इंटरमीडिएट सक्शंस। अपने साथ नोट कर लिया। ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें कोई सर्ज या कोई कट नहीं होता स्किन का। तो ये हमारे पास इंसर्ट अ नेसोगैस्ट्रिक अटैच्ड टू इंटरमीडिएट सक्शंस। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। Using the principle of the standard precaution, the nurse would wear gloves in what nursing interventions? तो एक नर्स कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन में ग्लव्स का इस्तेमाल करती है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को अपनाते हुए? ऑप्शन ए प्रोवाइड अ बैक मसाज, ऑप्शन बी फीडिंग अ क्लाइंट, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग अ हेयर
केयर, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग ओरल हाइजीन। तो जब भी नर्स ओरल हाइजीनिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है पेशेंट पर तो उसको चाहिए कि वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन को अपनाए ग्लव्स पहनने से। राइट ऑप्शन इज डी प्रोवाइड ओरल हाइजीन। क्वेश्चन नंबर 38 है द नर्स एडमिनिस्ट्रेटिंग द ग्लीजनिंग एनेमा द कॉमन पोजीशन फॉर दिस प्रोसीजर इज डेज। एनेमा ये जब कोई स्टूल हमारी बॉडी के रेक्टम में स्टिक हो जाए या कंस्टिपेशन का मसला हो जाए तो लिक्विड की शक्ल में एनेमा के लिए एक प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है पेशेंट पे। तो वो कौन सी पोजीशन में पेशेंट को लेटाया जाता है या बिठाया जाता है? राइट ऑप्शन इज ए सेमी लेफ्ट लेटरल। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, लेटरल पोजीशन होता है जिसमें पेशेंट को लिक्विड ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो कंस्टिपेशन का मसला सॉल्व हो सके। राइट ऑप्शन इज सेमी लेफ्ट लेटरल। अपने साथ नोट कर ले। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39 बिफोर रिगर मोर्टिस अकर द नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। इससे पहले कि रिगर मोर्टिस का मसला आ जाए एक नर्स को क्या करना चाहिए? रिगर मोर्टिस का मतलब होता है कि आफ्टर डेथ जब बॉडी की मसल बहुत ज़्यादा स्टिक या उसमें स्टिफनेस या हार्डनिंग आ जाए, सख्त हो जाए तो उसको हम रिगर मोर्टिस कहते हैं। अपने साथ नोट कर ले। और ये कब होता है? 46 आवर में आफ्टर डेथ। तो ये मसला फिर आ जाता है कि बॉडी बिल्कुल उसी पोजीशन में फिर स्टक हो जाती है और स्ट्रेट नहीं होती। तो उससे पहले कि ये मसला आ जाए एक नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्लेसिंग वन पेलो अंडर द बॉडी हेड एंड शोल्डर्स। एक पेलो को लेना चाहिए और उसको पेशेंट के हेड के नीचे और शोल्डर के नीचे रखना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट करना चाहिए ताकि बाद में कोई मसल में स्टिक नहीं आ भी जाए तो कोई मसला ना हो। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 40 है द नर्स शुड इन्फॉर्म द क्लाइंट who is currently taking a diuretic that he may experience dash। नर्स को चाहिए कि वो पेशेंट को इन्फॉर्म करे कि आप तो डायूरेटिक, यानी कि डायूरेटिक का मतलब है वाटर टेबलेट, इसको हम वाटर टेबलेट भी कहते हैं, ये बीपी के लिए लिए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारी बॉडी से यूरिन की शक्ल में एक्सक्रीट हो। तो पेशेंट को ये कहा जाता है कि आपको ज़्यादा यूरिनेशन का ड्यूरिंग नाइट या डे ये मसला आ सकता है कि आप ज़्यादा मल्टी टाइम यूरिनेट करें एट नाइट। तो क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं? नोक्चरिया। तो पेशेंट में एक्सपीरियंस नोक्चरिया मीन्स नाइट, नोक्चरिया नाइट टाइम मल्टीपल टाइम शायद पेशेंट को यूरिनेशन का मसला आ जाए और ये बीपी के लिए ये मेडिसिन ली जाते हैं, इसलिए इसको हम वाटर टेबलेट भी कहते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41 इन विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस would the nurse ask a patient if the medication she administered relieve his pain or not। तो कब एक नर्स पूछता है पेशेंट से नर्सिंग प्रोसेस के कौन से स्टेप में कि आपको इस पेन से रिलीफ मिला इस मेडिकेशन से या नहीं? तो ऑप्शन इज डी एवॉल्वेशन में। एवॉल्वेशन स्टेप में हम क्या करते हैं? एवॉल्व करते हैं कि पेशेंट का मसला हल हुआ या नहीं, इसको हम एवॉल्वेशन कहते हैं और ये लास्ट स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक इज यूज टू फील फॉर मासेज एंड टेंडरनेस ऑन द एब्डोमेन। तो कौन से असेसमेंट टेक्निक के जरिए हम मासेज और टेंडरनेस का एब्डोमेन में असेस करते हैं? राइट ऑप्शन इज डी पाल्पेशन। पाल्पेशन के जरिए हम किसी भी मासेज या किसी भी टेंडरनेस को एब्डोमेन में असेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 ब्यूलर शेप सब्सटेंसेस इंसर्टेड इनटू द रेक्टम बिहाइंड द एनल स्फिंक्टर वेयर इट मीन्स टू एड द एलिमिनेशन इज नॉन इज डैश। वो कौन सा प्रोसीजर है जिसमें हम एक ब्यूलर शेप या कौन सी मेडिकेशन को पेशेंट के रेक्टम के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि उसके कंस्टिपेशन या उसके एलिमिनेशन पैटर्न का मसला सॉल्व हो सके? तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इनेमा, ऑप्शन बी सपोजिटरीज। बिल्कुल सपोजिटरीज में हम क्या करते हैं? एक ब्यूलर शेप हार्ट मेडिकेशन इंसर्ट करते हैं और वो जब मेल्ट होता है तो पेशेंट की कंस्टिपेशन का मसला सॉल्व होता है। एनीमा में भी यही प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और कंस्टिपेशन के लिए परफॉर्म करते हैं, लेकिन एनीमा में हम लिक्विड का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसमें हम एक सॉलिड शेप एक ब्यूलर शेप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं रेक्टम में। क्वेश्चन नंबर 44 है सेल्फ कॉन्सेप्ट अमोंग ह्यूमन बींग्स स्टार्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्टेज। सेल्फ कॉन्सेप्ट कब डेवलप होता है? कौन से डेवलपमेंट स्टेज में? स्कूल एज एंड एबव में। स्कूल एज हमारे पास 5 ईयर ओल्ड एज होता है चाइल्ड में और इस दौरान सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है बच्चे में। क्वेश्चन नंबर 45 अ नर्स obtain a client pulse and found that the rate above normal nurse document this finding is dash। एक नर्स क्या कर रहा है? रिकॉर्ड कर रहा है पेशेंट की पल्स इसको और उसने पाया कि नॉर्मल से एबव है, तो हम इसको क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन इज डी टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया का मतलब है कि जब हार्ट
की बीटिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, नॉर्मली एबव हो जाए। और टेकेपनिया का क्या मतलब होता है? टेकेपनिया का मतलब है जब हमारा रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल रेट से ज़्यादा, उसको हम टेकेपनिया कहते हैं। और टेकिकार्डिया जब पल्स से ज़्यादा हो जाए। और एरिथमिया कैसे कहते हैं? एरिथमिया का मतलब है कि जब हार्ट बीट इरेगुलर हो जाए। तो ये टर्म अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 46, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर अस्कल्टेशन, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो जब हम अस्कल्टेशन के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप, आपने साथ नोट कर ले। द क्वेश्चन नंबर 47, द नर्स प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड टू डैश, नर्स प्रोसेस का पर्पस क्या है? प्रोवाइड अ सिस्टमिक ऑर्गेनाइज्ड एंड कंप्रहेंसिव अप्रोच टू मीट द नीड ऑफ द क्लाइंट्स। तो हम इसलिए परफॉर्म कर लेते हैं, ये एक प्रोवाइड सिस्टमेटिक, एक तरतीब सिस्टमिक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक कंप्रहेंसिव, एक बेनिफिशियल अप्रोच है पेशेंट की नीड को पूरा करने के लिए, कि उसके प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई किया जाए और सॉल्व भी किया जाए, और उसके लिए प्लानिंग, एवॉल्यूशन, सारी चीज़ें परफॉर्म की जाए ताकि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 48, लो लेवल ऑफ द सोडियम इस टर्म इज डैश। ऑप्शन बी हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया को हम क्या कहते हैं? लो लेवल ऑफ सोडियम, अपने साथ नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 49, फैट्स आर मेनली डाइजेस्टेड इन डैश, फैट्स कहाँ पर मेनली डाइजेस्ट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअल डिसफंक्शन ऑफ द बोथ मेल एंड फीमेल, सेक्सुअल डिसफंक्शन को हम क्या कहते हैं मेल एंड फीमेल में? डिस्पेरोनिया, डिस्पेरोनिया का मतलब है कि जब कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन आ जाए मेल या फीमेल में, नोट कर लिया, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ द यूनिवर्सल प्रिकॉशन, कौन सा हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन मोस्ट इफेक्टिव है यूनिवर्सल प्रिकॉशन के लिए? ऑप्शन बी डिस्कार्ड ऑल यूज अनकेप्ड नीडल्स एंड सिरिंजेस इन एन एम्बिटरेबल प्रोटेक्टिव कंटेनर। तो जब भी कोई सिरिंज या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ की जाए तो डायरेक्टली आप क्या करते हैं? डिस्कार्ड कर लेते हैं और कंटेनर में डालते हैं, प्रोटेक्टिव कंटेनर में। तो ये अपने साथ नोट करिए, डिस्कार्ड द ऑल अनकेप्ड नीडल्स, नोट कर लिया। आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द कलर ऑफ द स्टूल इफ अ पेशेंट हैविंग अपर जीआई ब्लीडिंग, तो पेशेंट के स्टूल का कलर किस में चेंज होगा जब उसके जीआई ट्रैक में कोई ब्लीडिंग होता हो? राइट ऑप्शन इज टेरी ब्लैक। तो अपर जीआई ट्रैक में जब कोई ब्लीडिंग होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके स्टूल का कलर टेरी ब्लैक में चेंज होगा, और इसको हम मेलेना भी कहते हैं, MELENA, मेलेना। और टेरी का मतलब है स्टिकी, ब्लैक तो वैसे भी आप लोग जानते हैं। तो राइट ऑप्शन इज डी, टेरी ब्लैक। यह हमारे पास कुछ मोटिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द साइन ऑफ द बायोलॉजिकल डेथ व्हेन द ब्लड सेटल इन द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, इस टर्म डेथ के बाद जब पेशेंट के जब डेथ बॉडी के लोअर पोर्शन में ब्लड एक्युमुलेशन स्टार्ट होते हैं तो तब उसको हम क्या कहते हैं? लेवर मोर्टिस, अपने साथ नोट कर ले। राइट ऑप्शन इज ए, लेवर मोर्टिस। रेगर मोर्टिस तो वैसे भी आप लोग जानते हैं, हमने डिस्कस किया कि जब डेथ बॉडी की मसल बिल्कुल स्टेक हार्ड हो जाए। और सी अल्गर मोर्टिस किसी कहते हैं? डेथ के बाद जब बॉडी का टेम्परेचर कूल या कम हो जाता है नॉर्मल से तो उसको हम एल्गर मोर्टिस कहते हैं। और पेलर मोर्टिस जब बॉडी के स्किन का कलर पेल होता है, पेलनेस जब बॉडी इसके स्किन में आ जाती है तो उसको हम पेलर मोर्टिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने साथ नोट कर लिया। अगर समझ नहीं आई तो फिर आप वीडियो को बैक साइड स्किप करें, दोबारा रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 54, 1 ग्राम ऑफ द प्रोटीन गेव हाउ मेनी कैलोरीज है? ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। हमने ऑलरेडी सेशन के पेपर में डिस्कस की है कि 1 ग्राम प्रोटीन कितना प्रोड्यूस करता है। अगर आपको पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट कर दे। और यही 1 ग्राम प्रोटीन हमारे पास 1 कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज भी प्रोड्यूस करता है, यानी कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी इसी तरह 1 ग्राम प्रोटीन जैसी कैलोरीज प्रोड्यूस करता है। और फैट्स का बता देता हूँ कि 9 कैलोरीज प्रोड्यूस करता है। तो आप मुझे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर पता नहीं है तो मैं आप लोगों को फिर आंसर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, द कंडीशन इन विच द टोटल यूरिन आउटपुट इज लेस देन 100 मिलीलीटर इज कॉल्ड डैश। जब किसी पेशेंट की यूरिन 100 मिलीलीटर से कम हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ये मेडिकल टर्म्स है, अपने साथ नोट कर ले। ओलिगोयूरिया, यहाँ पर इन्होंने गलत ऑप्शन को क्लिक किया है। राइट ऑप्शन इज ए, ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब है कि जब पेशेंट के यूरिनेशन के आउटपुट में कमी आई। ओके जी।
क्वेश्चन नंबर, और डिस्यूरिया का मतलब है कि जब यूरिनेशन के दौरान कोई पेन हो रहा हो पेशेंट को, उसको हम डिस्यूरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में है 1 टेबल स्पून ऑफ द मेडिसिन सिरप इज इक्वल टू डैश। 1 टेबल स्पून किसके बराबर है? 15 मिलीलीटर। नोट कर लिया अपने साथ। ओके जी, आगे है क्वेश्चन नंबर 57। Susan visited to her doctor. She looks anxious and tired. She said to doctor that she wake up several times of the urination during the night. Her stated problem is called dashes. तो एक पेशेंट है जिसको बार बार यूरिनेशन आता है ड्यूरिंग नाइट, मल्टीपल टाइम्स वो जागता है यूरिनेट करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, न्यूक्चोरिया। न्यूक्चोरिया का मतलब है कि जब ड्यूरिंग नाइट बार बार यूरिनेशन आ रहा हो किसी पेशेंट को। और ओलिगोयूरिया हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जब कम यूरिनेशन आ रहा हो। एन्यूरिया का मतलब है, एन्यूरिया का मतलब कि जब कोई यूरिन नहीं आ रहा हो, ब्लॉकेज हो। और डिसयूरिया का मतलब है कि जब यूरिनेशन के दौरान कोई पेन हो रहा हो पेशेंट को। तो ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 58। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश। डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या फंक्शन है, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ये दो सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दे। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। स्पीडिंग अप द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। ये एंजाइम क्या करते हैं? कैटालाइज करते हैं, रिएक्शन को इंक्रीज करता है बाय डिक्रीजिंग दियर एक्टिवेशन एनर्जी। तो बस आप इस तरह याद रखें कि ये स्पीडिंग करता है, स्पीड अप करता है फूड के ब्रेक डाउन को। क्वेश्चन नंबर 59 है द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल दैट कैरी बोथ यूरिन एंड स्पर्म्स। हाँ, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि यूरिन और स्पर्म दोनों को कैरी करता है? ओके जी, मेल में, फीमेल में नहीं, यूरेथ्रा। नोट कर लिया, यूरेथ्रा इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60। हेडेक, एक्नेस एंड वार्मथ आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश सिम्टम्स। बिकॉज सिम्टम में क्या होता है कि पेशेंट खुद फील या एक्सपीरियंस करता है कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, या मुझे एंजाइटी है, या मुझे वीकनेस, या मुझे गर्मी या सर्दी लग रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सिम्टम्स में आ जाते हैं। लेकिन साइन में क्या आ जाते हैं? साइंस का मतलब है कि जब डॉक्टर या नर्स ऑब्जर्व करे पेशेंट के हवाले से कि पेशेंट को ये मसला है, चाहे बाय ऑब्जर्विंग दियर स्किन कलर या बाय ऑब्जर्विंग दियर वाइटल साइन या लेबोरेटरी टेस्ट। तो ये सारे हमारे पास साइंस हैं। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में, सिम्टम में एंड साइन में। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है? व्हाट इज द नॉर्मल इंटरनल फीलिंग वन एक्सपीरियंस इन रिएक्शन टू लॉस। तो ये क्यूबुलर लॉस मॉडल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि टोटल 5 स्टेजेस है। तो वो फीलिंग जिसमें बंदा एक्सपीरियंस करता है लॉस के हवाले से, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ग्रेफ, GRIEF। हमने साथ नोट कर लिया ये टर्म। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है? बहुत ईजी है कि इन एवोल्यूशन ऑफ द ब्लड प्रेशर इज डैश। तो हम ब्लड प्रेशर को किस तरह एवॉल्व करते हैं किसी भी पेशेंट के? बाय ऑब्जेक्टिव डेटा, बाय देयर वाइटल साइन। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव डेटा है। डॉक्टर या नर्स क्या करता है? डिटेक्ट करता है या रिकॉर्ड करता है। आगे हमारे पास कुछ ही एमसीक्यूज रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। मोस्टली एंटीबायोटिक आर गिवन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इन अ हॉस्पिटल सेटिंग। तो ये अपने साथ नोट कर ले। इंट्रावीनस रूट ये हमारे पास फास्ट रूट है, फास्ट इफेक्टिव रूट है, तो इसलिए मोस्टली हॉस्पिटल में इस रूट का इस्तेमाल किया जाता है। ईजी है। क्वेश्चन नंबर 64 में एक ट्रीटमेंट है, हॉस्पाइस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। टर्मिनल इल कैंसर पेशेंट के लिए हम एक ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसको हम हॉस्पाइस, HOSPICE, हॉस्पाइस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं टर्मिनल इल कैंसर पेशेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 में है व्हेन अ ड्रग टू बी गिवन एट बेड टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग कोडेड इंस्ट्रक्शन इज यूज। तो जब हम किसी पेशेंट को बेड टाइम कोई ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करें तो हम कौन सा टर्म या कोड का इस्तेमाल कर लेते हैं? HS। HS का एब्रिविएशन क्या है? होरासोमी, HORA, होरासोमी, यानी कि बेड टाइम। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है? इंट्रा ओसिस इंजेक्शन इज गिवन इन डैश। इंट्राओसिस का मतलब है बोन मैरो में। तो जब हम किसी पेशेंट की बोन मैरो में इंजेक्शन देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्राओसियस इंजेक्शन। नोट कर लिया। आगे हमारे पास लास्ट 3 MCQs रहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द ड्रग अमोंग चिल्ड्रन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो जब हम किसी चाइल्ड को ड्रग देते हैं तो किसके बेस पर देते हैं? बाय देयर वेट, यानी कि पर kg हम मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। When nurse assess the client in exploring their lifestyle habit and health behavior to identify the health risk,
नर्सेज आर मोस्ट लाइक टू यूज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स। तो नर्स को कौन से मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसके ज़रिए वो पेशेंट के लाइफस्टाइल के हवाले से पता लगा सके या दूसरी हेल्थ रिस्क के हवाले से पता लगा सके। मेडिकल मॉडल को इस्तेमाल करते हुए नर्स ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि क्या रिस्क है पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 69 है नर्सिंग डायग्नोसिस कैटेगरी इंक्लूड ऑल बट नॉट डैश या एक्सेप्ट डैश। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट किस प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल में आए हैं, एक्चुअल कौन सा प्रॉब्लम है इसको। और रिस्क प्रॉब्लम्स, जी हाँ बिल्कुल, रिस्क प्रॉब्लम को भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी कि पोटेंशियल प्रॉब्लम को कि आगे से कौन सा प्रॉब्लम हो सकती है, और पॉसिबल प्रॉब्लम भी। लेकिन फैक्चुअल ये हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस में नहीं आइडेंटिफाई किया जाता। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। The client you are assigned to have for nursing diagnosis, which of the following would you assign the highest priority? तो जब एक पेशेंट के लिए आप कोई इंटरवेंशन करते हैं तो कौन सा एक नर्सिंग डायग्नोसिस है जिसको आप पहली प्रायोरिटी पर रखेंगे। ऑप्शन ए चेस्ट पेन रिलेटेड टू कफ सेकेंडरी टू निमोनिया। ऑप्शन बी सेल्फ केयर डेफिशिएंट रिलेटेड टू एक्टिविटी इंटॉलरेंस सेकेंडरी टू स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस। ऑप्शन सी रिस्क फॉर अल्टर द फैमिली प्रोसेस सेकेंडरी टू हॉस्पिटलाइज। ऑप्शन डी सेल्फ स्टीम डेफिशिएंट सिचुएशंस। तो राइट ऑप्शन इज ए, ऑप्शन ए चेस्ट पेन रिलेटेड टू कफ सेकेंडरी टू निमोनिया। तो ये हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एक ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन कि हम चेस्ट पेन रिलेटेड टू कफ सेकेंडरी टू निमोनिया पहले हम असेस करेंगे या डायग्नोस करेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट पेपर था फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का। इंशाल्लाह हम आगे भी इसी तरह एमसीक्यूज अपलोड करते जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में भी, फोर्थ में भी, और आगे इंशाल्लाह हम अपलोड करते जाएंगे। आप नेक्स्ट कौन सी वीडियो को चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, फर्स्ट पेपर को डिस्कस करूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दे। और इसके अलावा अगर आपने दूसरे एमसीक्यूज भी देखने तो आप लोगों को लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल का भी, अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफिज़।